तो चलो आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर चल रही थी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज, ठीक है, मतलब क्लास 12th की फिजिक्स की चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। तो आपने अगर पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो भैया देखिए, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दिए गए हैं, चैप्टर वाइज सारे प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए गए हैं, वहां से आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के जो हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, आज ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने आपको बताया था सारे के सारे फॉर्मूले के बारे में। उसके बाद में हमने दूसरे वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10 की पावर 22 हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने वैद्युत धारा ज्ञात करनी है और दूसरा है अनुगमन वेग, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको देख भी लेंगे और सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग करते हैं इसका हल। सबसे पहले हमें लिखना है कि ये चांदी का जो तार है, तार का व्यास दे दिया भैया। तो तार का व्यास आपको दिया है कितना, 1 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में बदले तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा भाई, तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। आपको पता होगा मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो व्यास, तार का व्यास तो दे ही दिया है। अगर व्यास का तार दिया, मतलब तार का व्यास दिया है, तो यहां पर आपको करना क्या, एक्चुअल में इसकी हमें क्या लेना होता है, त्रिज्या लेनी होती है। तो भैया त्रिज्या आप बता दीजिए कितनी होगी। हमें पता है कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो यहां पर 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। व्यास था 1 और ये हो जाएगी 1/2 आधी, ठीक है। इसके बाद में क्या बताया, 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। भैया जो समय है, समय कितना दिया है, 75 मिनट, ठीक है, और हमें समय चाहिए होता है सेकंड में। तो भाई सेकंड में क्या हो जाएगा, 75 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 75 गुणे 60 ये हो गया सेकंड, ओके। 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, मतलब आपको आवेश भी दिया गया है, आवेश जिसे हम क्यू लिखते हैं। 90 कूलाम, कूलाम में होता है, कूलाम में ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवाहित होता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10 की पावर 22 दी है। लेकिन आपको जो ज्ञात करना है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बल्कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, n बराबर में 5.8 गुणे 10 की पावर 22 है। ये संख्या जो है वो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन अगर मीटर क्यूब की आप बात करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मतलब सेंटीमीटर क्यूब आयतन को मीटर क्यूब आयतन में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। बात क्लियर है। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से जो लिखते थे वो हो जाएगा 5.8 इंटू में 10 टू पावर 22 और 22 और ये 6 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 28 टोटल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे दी थी। अब हम लोग यहां पर ये समझना जरा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और हमें मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, मीटर क्यूब में अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो कितनी ज्यादा होगी, 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में, मतलब 1 मीटर में 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहां पर क्यूब था तो उसका क्यूब कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन इसने बताया है वैद्युत धारा I निकालना है, और I बराबर में फॉर्मूला होता है Q/T।
भाई Q लिख दीजिए 90 और T आपके पास दिया है 75 इंटू में 60, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए यहाँ से, ठीक है। और क्या काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 से 75 को भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 25 दूना 50, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, फिर 0 लगाएंगे 100 और 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर जो आपसे पूछा गया है वैद्युत धारा। इसके बाद में भी आपको अनुगमन वेग निकालना है और अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में रिलेशन आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, वहां पर लिखा भी था, ठीक है। क्या था अनुगमन वेग के संबंध और वैद्युत धारा में जो संबंध था, I बराबर में NEA और VD, ये था। I की जगह पर आपको पता है क्या लिखना है 0.02, N की जगह पे आपको मैंने बता दिया है क्या लिखना है 5.8 इंटू 10 टू पावर 28, ठीक है। E की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 पता होता है। A है, A मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल जिसे हम पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, R का वैल्यू आपको पता है क्या है 1/2 गुणा 10 की पावर -3 और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.17 पता ही है, इंटू में VD, ठीक है। तो VD अगर निकालना है तो ये सारा वैल्यू इधर ले आओगे, कैलकुलेट कर लेना, आंसर बाय ले आना। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। पाई का वैल्यू 3.14 लिख लेना, R दिया ही है 1/2 या 0.5 गुणा 10⁻³ मीटर, आप जो भी समझे आप रख लेना, कैलकुलेट कर लेना और आपका VD का जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ। आंसर है भाई 2.74 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहले मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा, उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं और अच्छा सवाल भी है वो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं, पहला क्वेश्चन है A और B के मध्य, दूसरा क्वेश्चन है A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ आपको दिया गया है, सबसे पहले A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, उसके बाद में A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं A व B के मध्य। भैया देखो A व B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से चित्र बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। A और B के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करने को कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। A मान लिया ये है हमारा और B मान लिया ये हमारा है, ठीक है। इनके बीच में डायरेक्टली एक प्रतिरोध, A और B के बीच में एक डायरेक्ट प्रतिरोध जोड़ा गया है, जो हम इस तरह से जोड़ दे रहे हैं। A और B के बीच में डायरेक्ट एक प्रतिरोध गया है A और B के बीच, ठीक है। तो यहां से इसे सुंदर बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। A और B के बीच में जो डायरेक्ट प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका वैल्यू है 10 ओम। आगे ध्यान से देखिए, A से B के बीच डायरेक्ट एक गया है और 2 तार आगे गए हैं। अब जरा ध्यान से देखना, 2 इस तरह से और निकले हैं। A से 3 निकले थे, एक ये एक ये एक ये वाला मैंने ये वाला ड्रा कर दिया, ये दोनों यहां से हमने निकाले। एक मान लिया ये वाला जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला जा रहा है जिसमें 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। और आगे बढ़ा D पर, यहां पर D पर पहुंचे, D पर आए तो D से C के बीच में फिर एक प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है। एक प्रतिरोध जुड़ा है, वो कितने का है 6 ओम का है, ठीक है। और ये C पर आ जाते हैं अगेन, ठीक है। इसी प्रकार यहां से जो दूसरा तार निकला था ये वाला, इसमें 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है और दोनों जाकर के ये वाला भी और ये वाला सी पर मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर C बना दिया, यहाँ पर मिल गए। ये भैया कितने ओम का था, 4 ओम का था, ये 6 ओम का, और ये वाला जो जुड़ा है वो 10 ओम का है। अब जरा ध्यान से देखिए, C और B के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध है। C और B के बीच में, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। 5 ओम का प्रतिरोध C और B के बीच में है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं 5 ओम का प्रतिरोध, ये हमारा B है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हैं। अब आपको A और B के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना, मैंने इसको चेंज करके ऐसे कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है यार। इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर जो जुड़ के आएगा उनको समांतर क्रम में, फिर जो जुड़ के आएगा उनको श्रेणी क्रम में, फिर जो जुड़ के आएगा उनको समांतर क्रम में।
यही होना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सो R डैश बराबर में हो जाएगा 4 6 10 ओम, ठीक है। 10 ओम ये और 10 ओम नीचे, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R डबल डैश ध्यान से देखिए 1/R डबल डैश बराबर में 1/10 इनका वाला, ये वाला और ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर में 2/10 मतलब R डबल डैश बराबर में 5, ठीक है। 5 ओम आया। अब ये जो 5 ओम आया इन तीनों का मिलाकर क्या है, 5 ओम ये तीनों का और ये फिर श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ये जो आएगा R ट्रिपल डैश जो आएगा वो 5 ओम प्लस ये वाला 5 ओम, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, R ट्रिपल डैश बराबर में 10 ओम आ गया भाई। अगेन ये सबका आ गया 10 ओम और 10 ओम और ये 10 ओम दोनों को फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। सो फाइनली जो R आएगा वो क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ करके 1/10 और 1/10 मतलब 1/R इक्वल टू 2/10 5 R इक्वल टू 5 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध R निकल के आ गया है A और B के बीच का। अगेन जब हम A और D के बीच के प्रतिरोध की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, अब की बार A और D के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे तो A मान लिया ये है, D मान लिया ये है, ठीक है। और कैसे करेंगे, A से D के बीच में एक डायरेक्ट प्रतिरोध जोड़ा गया है, इसको हम यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये कितना है, 4 ओम का है तो 4 ओम मैंने दिखा दिया। इसके बाद में 2 तार निकले हैं, एक तार ऐसे निकालिए जिसमें आकर के 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 10 ओम का है। एक आगे जाकर के B पर पहुंचा है और B से फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रतिरोध है, जरा इसको ऐसे कर देते हैं यार, 10 ओम का है, B पर पहुंचे, फिर B से यहाँ पर आएंगे 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है और इसके बाद में C पर पहुंचेंगे, ठीक है। अगेन इधर एक A से C से डायरेक्ट पहुंची है, A और C पर डायरेक्ट पहुंचा है तार, ठीक है। अब जब C पर हम पहुंच चुके हैं तो C और D के बीच में भी एक प्रतिरोध है 6 ओम का। अब समझ पा रहे होंगे, उसी प्रकार का फिर से सवाल है आपके सामने, 6 ओम, ये वाला कौन सा था, 10 ओम है, ठीक है। उसी प्रकार का बिल्कुल सवाल है, आप कर सकते हैं, जैसे ये था वैसे ही ये है, आप इसको कर लीजिए। 4 और 5 श्रेणी क्रम में 10 और 5 15, 15 और 10 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको श्रेणी क्रम में 6 ओम के साथ में और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको समांतर क्रम में 4 ओम के साथ में, ठीक है। कर लेना। इसका जो आंसर आता है आप कमेंट करके बताना यार, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बताओगे ना, कमेंट करके आप बताइएगा। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, संलग्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके सामने परिपथ दिखाया गया है, इसमें धारा I का मान ज्ञात करना है, मतलब इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये ज्ञात करना है यार, ठीक है। और परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहले आपको इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि I बराबर में V/R होता है और आपको V तो पता ही है 2 वोल्ट है, R कितना है, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताओ चित्र को कन्वर्ट कर दूं, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कि भाई यहाँ पे इस तरह से गए, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है, प्लस वाले टर्मिनल से आगे बढ़ यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भाई 2 तार गए हैं, तो यहाँ से यार तुम 2 तार बांट दो, एक तार में 10 ओम का प्रतिरोध लगा दो, 30 ओम का प्रतिरोध ये, ठीक है, और दूसरे तार में भी 30 ओम का प्रतिरोध लगा दो, ठीक है। ये इसके बाद में ये वाला तार आगे जाकर के कहीं पर मिलेगा इससे, लेकिन इससे मिलने से पहले इसमें एक और 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ेगा और फिर इससे मिलेगा जाके, समझ पा रहे हो ना। इसमें 2 30 ओम के प्रतिरोध आकर के मिले हैं यहाँ पर और ये डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया है और आगे मिल करके फिर इसके ऋण टर्मिनल में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रवाहित धारा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, इसमें कितनी धारा। तो अब सिंपल है, इसका श्रेणी क्रम, फिर उनका समांतर क्रम, फिर यहाँ पर देख लेंगे 2 वोल्ट का है तो भैया प्रतिरोध निकालते हैं। सबसे पहले तो ये R डैश बराबर में 30 ओम और 30 ओम बराबर में 60 ओम हो गया,
और 1/r बराबर में 1/60 ये और प्लस 1/30 ये, 1/r बराबर में 60 1 2, ठीक है, 3/60 1/20, मतलब r बराबर में 20 ओम आपका आ गया, ठीक है। r बराबर में 20 ओम आया है, इसका मतलब क्या है कि अब आप निकाल सकते हैं धारा I बराबर में V/R। V कितना है आपके पास, 2 वोल्ट दिया है और R आपके पास 20 वोल्ट है, 10 हो जाएगा, 0.1 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था और करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये समझ पाते हो कि कहाँ कौन कैसे जुड़ा है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। संलग्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2, ए व बी के बीच विभवांतर। दोनों चीजें हम लोगों को ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, ए और बी के बीच में विभवांतर आपको बताना है, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं यार, इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं, देखो ऐसे अगर आप करोगे 1 2 3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और फिर जो आएगा वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे यार कैसे ये जुड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको सही से समझाने का प्रयास करूं तो ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये बिंदु ए है, यहां से 2 तार निकलते हैं, यहां से आप 2 तार निकाल सकते हैं। एक तार में 3 प्रतिरोध जुड़ करके बी पर पहुंचता है, तो एक तार में 3 प्रतिरोध जोड़िए, 1 2 3 और इसको बी पर पहुंचाइए। एक तार में ए से डायरेक्टली बी पर पहुंचता है, केवल एक बीच में प्रतिरोध है, इस तरह से, ठीक है। यहां पर ए की ओर जो धारा आ रही है 2 एम्पियर की है और यहां बी से जो बाहर की ओर धारा जा रही है वो पता नहीं कितनी है, 2 ही एम्पियर होगी, सिंपल बात है। यहां पर भैया 4 ओम है, एक 6 ओम है, 2 ओम है, यहां पर डायरेक्टली 9 ओम है, ठीक है। ये ए है और ये हमारा बी है, बात क्लियर। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसने इस प्रकार का चित्र दे दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, अब आराम से कर सकते हो। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले इनका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध चाहिए। आर डैश बराबर में 4 ओम 6 ओम 2 ओम बराबर 12 ओम, यही होगा मेरे ख्याल से। 6 4 10 2 12, ठीक है। और 9 ओम के साथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1/R बराबर 1/12 ओम और 1/9, ठीक है। 12 और 9 का जो एलसीएम होगा 36 होगा, 12 3 36, 9 चौक 36, 7/36, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, सॉरी ये 7/36 मतलब ये 36/7, ये आपका प्रतिरोध आ जाएगा यार। ये 1/R का वैल्यू 7/36 मतलब R का वैल्यू है 36/7 ओम, ठीक है। तो ये आपका A और B के बीच में क्या आ गया है, तुल्य प्रतिरोध आ गया है। अभी नंबर 2 आपको ज्ञात करना है A और B के बीच में विभवांतर, और जब आप विभवांतर ज्ञात करेंगे तो हमें पता है V बराबर में क्या होता है IR। V बराबर में I आपको दे दिया है इसने, कितना है तो I है या 2 एम्पियर, तो 2 लिखिए, और R आपने ज्ञात कर लिया है तुल्य प्रतिरोध कितना है 36/7, तो V बराबर में 36 गुना 72/7 वोल्ट, ये आपका विभवांतर हो जाएगा 36/7 वोल्ट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बस आपको समझना था। ये जो चित्र आपका बना है ना, इस प्रकार से अगर आप देखें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कौन सा समांतर क्रम में। लेकिन इसको जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, ये रूप आप दे लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तर्क देते हुए संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा के मान की गणना कीजिए। आपके सामने चित्र दिया ही हुआ है, परिपथ आपके सामने बना हुआ है, बस आपको दिखाना है, मतलब 3 ओम प्रतिरोध ये वाला है, इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख रहा है, और व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख रहा है तो देखिएगा ये संतुलित तो नहीं है कहीं। और जब आप संतुलित कंडीशन चेक करते हैं तो हमें पता है इसको हम P मानते थे, इसे हम Q मानते थे, इसे R मानते थे, इसे S मानते थे। तो P/Q और R/S देखिए क्या इक्वल है क्या, तो जरा निकाल के देखते हैं। P/Q निकालिए, P कितना है 12
और Q कितना है 3, तो इनका अनुपात आएगा भैया 4, कैंसिल आउट करके। R और S का अनुपात जब निकालेंगे आप, R अनुपात S, तो 20/5, ये भी आएगा 4। मतलब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आया है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये संतुलित है, और अगर संतुलित है तो हमें पता है जब संतुलन की अवस्था में होता है तो इस वाले परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये जो 17 ओम का प्रतिरोध दिया है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब भैया जब इससे कोई लेना देना ही नहीं है तो इसका मतलब है जो इधर धारा जाएगी वो सीधा इधर आएगी, और जो इधर धारा जाएगी वो सीधा इधर चली आएगी, इसमें नहीं जाएगी। बात क्लियर है, क्योंकि ये संतुलित है। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल धारा है 4 एम्पियर, मान लिया इसमें आती है I एम्पियर धारा। कितनी? I एम्पियर धारा इसमें आती है, जो 12 ओम में भी जाती है और 3 ओम में भी जाती है। सेम वही जाती है ना, 12 ओम में भी जाती है और 3 ओम में भी जाती है। इसी प्रकार इसमें कितनी जाएगी? तो 4 एम्पियर टोटल थी, 4 से I घटा दीजिए, मतलब 4 - I एम्पियर की धारा जो होगी वो इस वाले परिपथ में आएगी, वो इधर चली जाएगी। बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों और ये दोनों इसके साथ में समांतर क्रम में माने जाएंगे। देखो इन दोनों का कुल हो जाएगा 12 3 15, और इनका कुल जो प्रतिरोध हो जाएगा 20 5 25। तो 15 ओम और 25 ओम दोनों समांतर क्रम में होंगे, और समांतर क्रम में जुड़े तारों के बीच में जो विभवांतर होता है वो समान होता है। मतलब इनके सिरों का विभवांतर और इनके सिरों का विभवांतर बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर विभवांतर बराबर होगा तो विभवांतर होता है V = IR, मतलब इनका IR और इनका IR बराबर होगा। जरा निकालते हैं IR। इसका IR क्या हो जाएगा? 12, I इसकी धारा I है और प्रतिरोध है 12, तो IR, ये I हो गया, ये R हो गया 12। यही I इसमें भी आएगी, तो ये हो जाएगी I और R इसका क्या है 3। ठीक है, ये दोनों का हो गया। इधर वाले दोनों का करिए, I का मतलब यहाँ पर 4 - I है, यहाँ पे धारा कितनी है? 4 - I, और R मतलब 20। ठीक है, प्लस इधर क्या है? वही धारा इसमें आएगी 4 - I, यहाँ पे आएगी 4 - I, और इसमें क्या है? प्रतिरोध 5। ठीक है, इक्वल। अब इसको हम जरा हल करें, 12I ये हो जाएगा प्लस 3I ये हो जाएगा, बराबर में इधर 20 से गुणा कर दो, 20 चको 80, माइनस में 20I, प्लस में 5 और 20 का 4 का मल्टीप्लाई 20, माइनस में 5I। ठीक है, I वालों को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो भी आप करिए वो करते हैं। ठीक है, तो ये 12 3 15I हो जाएगा भैया 15I, और बराबर में 80 और 20 हो जाएगा भैया 100, और माइनस की 20 और 5 माइनस का 25I। ठीक है, 25I इधर आएगा, 15 के साथ में जुड़ेगा तो बनेगा प्लस में 25I बराबर में 100, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा कितना? 35I बराबर में 100। ठीक है, और 35I बराबर में 100 आने का मतलब हो गया, 35 क्यों यार, 40 हो जाएगी ना, 40I बराबर में 100। इसका मतलब I बराबर 100/40, कैंसल आउट कर देंगे, I बराबर में 2.5 एम्पियर आ जाएगा, जो किसी कौन वाली है? ये 12 ओम में प्रवाहित हो रही है, और जो 12 ओम में गई है वही 3 ओम में गई है। तो 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा पूछ रहा था, तो कितनी हो गई है? 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा लिख देंगे, बराबर में कितनी है? 2.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। तो चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया है, 2 कंडीशंस दी हैं। जब किसी बाह्य प्रतिरोध का वैल्यू 45 ओम था तो उसमें जो धारा थी I वो 0.3 एम्पियर थी। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी कंडीशन है, जब प्रतिरोध को घटाकर R' मान लेते हैं 25 ओम कर दिया गया तो जो धारा थी I' वो हो गई है 0.5 एम्पियर। बात क्लियर है? तो विद्युत वाहक बल मतलब E
और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हमें पता है विद्युत वाहक बल या फिर किसी सेल द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया ही था, I बराबर में होता है E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहां से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, E का वैल्यू हमें पता नहीं है, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। I का वैल्यू हमें पता है 0.3, R कैपिटल R है 45 और प्लस स्मॉल r है R ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन यहां पर स्मॉल r बदलेगा नहीं क्योंकि हम बैटरी को नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे आइए, अगेन इस कंडीशन में लगाइएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर में I की जगह पर I डैश, कैपिटल R की जगह पर R डैश और R। देखो स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध वही रहेगा क्योंकि बैटरी आपने नहीं बदली है, बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध बदला है, बाह्य तार बदला है इसलिए बाह्य प्रतिरोध बदल गया है, इसलिए धारा बदल गई है। विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा क्योंकि बैटरी आपने नहीं बदली है और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा, तो E बराबर में I डैश R रहेगा। ठीक है, अब यहां पर E बराबर में क्या हो जाएगा भैया, E बराबर में I डैश की जगह पर अब की बार क्या लिखोगे, आपको पता है 0.5 है। ठीक है, R डैश कितना है 25 और प्लस R मतलब स्मॉल r। ठीक है, समीकरण 1 ये मानो, समीकरण 2 ये मान लो। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से भाग कर दो, कुछ हमें मिल जाएगा, हमें ये पता है। समीकरण 1 को भाग कर देते हैं समीकरण 2 से, तो क्या बनेगा, E को भाग करेंगे E से। ठीक है, बराबर में 0.3 इंटू 45 प्लस R को भाग करेंगे 0.5 इंटू 25 प्लस R से। ठीक है, E से E खत्म, 1 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म। ठीक है, अब ये हम इसको इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 25 प्लस R बराबर में 3 इंटू 45 प्लस R। चलो इसको जरा और कैलकुलेट करते हैं, कुछ और इसका आगे वैल्यू निकालते हैं। 25 और 5 का गुणा 125 प्लस में 5R बराबर में 45 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 45 3 135। ठीक है, 135 और प्लस 3R, 5R को इधर ले आइए, 5R इधर है ही, 3R इधर आएगा, इसको एक तरफ कर लिया। 135 माइनस में 125 कर देंगे तो भैया बचेगा 2R बराबर में कितना 10 और R बराबर में आ जाएगा 5 ओम। मतलब जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है भैया वो कितना आया है, 5 ओम। अगर मैं R का वैल्यू यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं, किसी में रख लो, तो ये इसका विद्युत वाहक बल भी आ जाएगा। समीकरण 2 में रख लेते हैं, E बराबर में 0.5 25 प्लस R की जगह पर 5। ठीक है, सो E बराबर में 0.5 गुणे में 30 और गुणा करेंगे तो 30 बचे 5 3 15 150। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, सो E बराबर में आ जाएगा 15 वोल्ट। ये हमारा विद्युत वाहक बल आ गया है 15 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध आ गया है 5 ओम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपको लेके आते ही रहते हैं और आपने देखा जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको सामने दिए हैं वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो अगले दिन हम फिर लाएंगे आपके लिए कुछ नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।